और चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों की ओर। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियां जारी है। इन्वेस्ट राजस्थान 7 और 8 अक्टूबर को गहलोत ने इस पर कहा कि औद्योगिक विकास को इससे गति मिलेगी। जेईसीसी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट होगा। 10.45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 4192 एमओयू तथा एलओआई साइन किए जाएंगे, जहां जिला कलेक्टर्स को जिले के निवेशकों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल भौतिक रूप से 3,000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5,000 से अधिक निवेशक इसमें शामिल होंगे। कनेक्ट कार्यक्रम में रोड शोज और गोल्फ इवेंट भी होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान जब पहले भी हुआ था, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिले थे जिसके तहत इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला था, और उसी के तहत इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियां भी शुरू हो गई है। जानकारी आपको दे दें कि इन्वेस्ट राजस्थान 7 और 8 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पर निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा कि औद्योगिक विकास को इन्वेस्ट राजस्थान समिट से गति जरूर मिलेगी, और जेईसीसी में जो मेन इवेंट है इन्वेस्ट राजस्थान वो होगा। 10.45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 4192 एमओयू तथा एलओआई साइन किए जाएंगे। ये जानकारी फिलहाल इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को जिले के निवेशकों के साथ भी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। भौतिक रूप से 3,000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5,000 से अधिक निवेशक इसमें शामिल होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3,000 जब निवेशक इसमें शामिल होंगे, इन्वेस्टर्स जब इस समिट में शामिल होंगे, ओवरऑल पूरे देश से आए हुए और विदेशों के भी इन्वेस्टर्स इस राजस्थान समिट में, इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होंगे। तो वही पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर अब ले लेते हैं। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच अब करेगी पीएचक्यू की विजिलेंस टीम। जी हां, डीजीपी एमएल लाठर ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। एडीजी विजिलेंस बिजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। आपको बता दें कि करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुई घटनाओं की जांच ये टीम अब करेगी, और इसके अलावा घटनाओं के पीछे किसी तरह का षड्यंत्र तो नहीं, इस पर भी जांच की जाएगी। जांच दल में आईजी क्राइम राजेंद्र सिंह, एसपी एसओजी गौरव यादव समेत 4 और अधिकारी शामिल होंगे। तो देखिए, एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर के अब पीएचक्यू की विजिलेंस टीम इसकी जांच करेगी। डीजीपी एमएल लाठर ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन इसके लिए किया है। एडीजी विजिलेंस बिजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में जो घटनाएं हाल ही में हुई है उन घटनाओं की जांच ये टीम करेगी। तो वही गर्मी में एक बार फिर से घरेलू गैस में तेजी। जी हाँ, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि आज हुई है, और घरेलू गैस सिलेंडर अब हो गया है 1,000 रुपए के पार। आपको साथ ही बता दें कि अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो गए हैं 1,003 रुपए 50 पैसे। वाणिज्यिक सिलेंडर की दरों में आज हालांकि 9 रुपए की कमी की गई है, और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की जो वर्तमान कीमत है वो है 2,364 रुपए 50 पैसे। लेकिन जनता की जेब पर सीधा भार पड़ता नजर आ रहा है, चूंकि देखिए 50 रुपए की वृद्धि आज हुई है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में। घरेलू गैस सिलेंडर अब 1,000 रुपए के पार पहुंच गया है, और अब घरेलू गैस के जो वर्तमान दाम है वो हो गए हैं 1,003 रुपए 50 पैसे। तो कांग्रेस मुक्त भारत विजन को लेकर भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट। जी हां, माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी पर जयपुर में राजनीतिक चिंतन होगा। भाजपा गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ेगी। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 20 और 21 मई को बैठक होगी, जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के पन्ना प्रमुख पर रहेगी। ये पन्ना प्रमुख केंद्रीय मंत्री, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या उपनेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य से लेकर विधायक, मोर्चा और प्रकोष्ठों, और साथ ही प्रकल्पों के पदाधिकारियों से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता सभी इसमें रहेंगे। प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं और तुष्टीकरण को भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाएगी, और इस बैठक के बाद राजस्थान में भाजपा की चुनावी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी, जिस तरह से चिंतन और शिविर चल रहे हैं राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी भी अब माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी लेकर आई है, और इसी माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी पर जयपुर में राजनीतिक चिंतन होगा। भाजपा यहां पर गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में अब जुटने वाली है। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 20 और 21 मई को बैठक होगी।
माइक्रो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के पन्ना प्रमुख पर होगी, जिस पन्ना प्रमुख के लिए केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य से लेकर विधायक, मोर्चे, प्रकोष्ठों और प्रकल्पों के पदाधिकारियों से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक सभी प्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं और तुष्टीकरण को भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाएगी और माइक्रो मैनेजमेंट में इसकी स्ट्रैटेजी बाकायदा बनाई जाएगी। इस बैठक के बाद राजस्थान में भाजपा की चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अब लैपटॉप योजना पर कैची। जी हां, 8वीं कक्षा के 2 सत्रों के मेधावियों को नहीं मिलेंगे लैपटॉप, सभी ने केवल एक ही सत्र में लैपटॉप मिलेंगे। लैपटॉप नहीं देने के पीछे विभाग ने अपना तर्क दिया है। दरअसल 2019-20 और 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई और प्रमोट किए जाने के बाद अंकों के अभाव में मेरिट बनाना संभव नहीं है, इसलिए 2 सत्रों में लैपटॉप वितरण योजना को स्थगित किया गया है। अब 2 सत्रों के 18,600 लैपटॉप्स वितरित नहीं होंगे, जिससे सरकार के 40 करोड़ रुपए बच रहे हैं। इससे पहले गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में भी कटौती हो चुकी है। तो देखिए, कोविड की वजह से इस बार मेधावी छात्रों को लैपटॉप्स नहीं मिल पाएंगे। आपको जानकारी लगातार इस पर दे रहे हैं कि लैपटॉप योजना पर जो कैची है वो क्यों चली है। 8वीं कक्षा के 2 सत्रों में मेधावियों को इस बार लैपटॉप नहीं मिलेंगे, इन्हें केवल एक ही सत्र के लैपटॉप मिलेंगे। और लैपटॉप नहीं देने के पीछे विभाग ने जो तर्क दिया है उसके अंतर्गत 2019 और 2020, साथ ही 2020 और 2021 में चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई, प्रमोट किए जाने के बाद अंकों के अभाव में मेरिट बनाना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए 2 सत्रों के लैपटॉप वितरण योजना को स्थगित किया गया है। अब 2 सत्रों के 18,600 लैपटॉप्स वितरित नहीं होंगे, जिससे सरकार के 40 करोड़ रुपए बचेंगे और इससे पहले गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में भी कटौती हो चुकी है। कई जगह गिरा पारा तो कई जगह चढ़ा। जयपुर, अलवर समेत कई जगह बारिश हुई, जबकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक 44.2 डिग्री तापमान रहा। कल से 8 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी है। इसी बीच बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर हीट वेव के आसार हैं। इस दौरान दिन का पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। तो देखिए, मिला जुला सा मौसम प्रदेश में अभी बरकरार है। कई जगह पारा गिरा तो कई जगह पारा चढ़ा भी। जयपुर, अलवर की अगर बात करें तो कई जगह यहाँ पर हल्की बारिश भी हुई। इसके अलावा बांसवाड़ा में गर्मी अपने प्रचंड रूप में नजर आई। यहाँ सर्वाधिक तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। इसके अलावा कल से 8 जिलों में लू का अलर्ट भी जारी है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, बीकानेर के साथ बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में हीट वेव के आसार हैं और इस दौरान दिन का पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। आपकी नजरें राजस्थान पर। जी हां, बीटीपी के सहयोग से आपकी आदिवासी वोटों पर नजर है। भाजपा और कांग्रेस पहले से ही इसकी तैयारी कर रही है और ऐसे में बीजेपी आपका गठजोड़ दोनों के लिए सरदर्द बन सकता है। आने वाले चुनाव में यहां देखने को मिल सकता है एक अलग ही घमासान। दरअसल गत चुनाव में बीटीपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी इलाके में लगातार बढ़ रही बीटीपी की पहुंच और गुजरात चुनाव के परिणाम अब ये बताएंगे कि आखिर कितना कारगर रहेगा बीटीपी और आपका ये गठजोड़, क्योंकि गुजरात में आदिवासी बहुल इलाकों पर भाजपा की मजबूत तैयारी है और इसी बीच चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में भी एक्टिव होती नजर आ रही है। आपकी नजरें राजस्थान पर है। आपको जानकारी दे दें कि बीटीपी के सहयोग से आपकी आदिवासी वोटों पर नजर है और पहले से ही कांग्रेस और भाजपा चूंकि इसकी तैयारियां कर रही है, ऐसे में अब बीटीपी और आपका गठजोड़ दोनों की सिरदर्दी बन सकता है। आने वाले चुनाव में यहां देखने को मिल सकता है अलग ही घमासान, चूंकि गत चुनाव में बीटीपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आदिवासी इलाके में लगातार बढ़ रही बीटीपी की पहुंच से गुजरात चुनाव के परिणाम अब बताएंगे कि कितना कारगर बीटीपी और आपका गठजोड़ रहेगा, चूंकि गुजरात में आदिवासी बहुल इलाकों पर भाजपा की तैयारी मजबूत है। चलिए बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की। तो आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने 5 रन से गुजरात टाइटंस को हराया। मुंबई ने गुजरात के सामने 178 रन का लक्ष्य रखा और लक्ष्य का पीछा करते हुए 172 रन ही गुजरात बना सकी। साहा और शुभमन के बीच 106 रन की साझेदारी भी काम नहीं आई। अंतिम ओवर में गुजरात 9 रन बनाने नहीं दिए तो मुंबई ने आज दोपहर 3:30 बजे से पंजाब बनाम राजस्थान का मुकाबला जिसमें है, जहां शाम 7:30 बजे लखनऊ और कोलकाता के बीच ये मैच होगा। तो देखिए, आईपीएल 2022 के तहत लगातार
जो टीम्स है वो अपना परफॉर्म कर रही है। मुंबई इंडियंस ने 5 रन से गुजरात टाइटंस को हराया। मुंबई ने गुजरात के सामने 178 रन का लक्ष्य रखा और लक्ष्य का पीछा करते हुए 172 रन ही गुजरात टाइटंस बना सकी। यहां पर साहा और शुभमन गिल के बीच 106 रनों की साझेदारी हुई, जो कि किसी काम नहीं आई। अंतिम ओवर में गुजरात 9 रन नहीं बना पाई और मुंबई ने उसे हरा दिया। इसी बीच आज दोपहर 3:30 बजे से पंजाब बनाम राजस्थान का मुकाबला है और शाम 7:30 बजे से लखनऊ और कोलकाता का मैच है। ग्रेटर नगर निगम ने बढ़ाए सुधार के कदम। हर वार्ड को 10 मई से मिल जाएंगे 8 श्रमिक। इस फैसले से 150 वार्डों को 1,200 श्रमिक यानी कि 1200 श्रमिक मिल जाएंगे और सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए इनका उपयोग भी होगा। घर घर कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था भी शुरू होगी, चूंकि बीवीजी अभी सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। घर घर कचरा संग्रहण से निगम पर 2.22 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए इस तरह के सुधार के कदम उठाए गए हैं ग्रेटर निगम के द्वारा। आपको जानकारी एक बार फिर से दे दें, हर वार्ड को 10 मई से 8 श्रमिक मिलेंगे। इस फैसले से 150 वार्डों को कुल 1200 श्रमिक मिल पाएंगे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इनका उपयोग होगा। दरअसल घर घर कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था भी से शुरू होगी, चूंकि बीवीजी कंपनी अब सिर्फ 2 महीने की मेहमान है और घर घर कचरा संग्रहण से निगम पर 2.22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। चूंकि 8 श्रमिक जब यहां पर हर गली में पहुंचेंगे, हर घर के लिए पहुंचेंगे, उस तरह से 10 मई से जो अतिरिक्त भार है वो बढ़ करके 2.22 करोड़ आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी में सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए फैसलों के लिए ये एक अच्छा सुधार है और सुधार का जो कदम है उसको निभाने के लिए तारीख तय की गई है 10 मई से 8 श्रमिक इस फैसले के माध्यम से 150 वार्डों को मिल जाएंगे और 1200 श्रमिक को लिए होंगे, जो सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए इनका उपयोग लिया जा सकेगा। दरअसल घर घर कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था भी शुरू होगी, क्योंकि अब बीवीजी कंपनी की अगर बात करें तो अभी सिर्फ 2 महीने की मेहमान वो है। घर घर कचरा संग्रहण से निगम पर 2.22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। WHO के आंकड़ों से भारत की छवि को लगा झटका। WHO के अनुसार भारत में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई, जिससे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान भी गिर गया। सूचकांक में भारत की पोजीशन 8 सूचकांक गिरी है। अब भारत को करना होगा इन आंकड़ों को गलत साबित। जी हाँ, 1990 के दशक में भी जम्मू एंड कश्मीर में मानवाधिकार हनन का ऐसा ही एक मामला उठा था। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता ली। वाजपेयी को यूएन में भेजा था प्रतिनिधि दल का नेता बनाकर। अब मोदी सरकार के सामने भी कुछ ऐसी ही चुनौती, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आई हैं और विपक्ष के साथ कमीशन बनाकर WHO को चुनौती दे सकते हैं। ये विकल्प देखिए, जिस तरह से WHO के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए वो कुल आंकड़ों से लगभग 10 गुना ज्यादा अधिक है। मौत के आंकड़ों में WHO के अनुसार भारत में 10 गुना ज्यादा मौतें हुई है और इससे भारत की छवि को भी झटका लगा है। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142 से गिरकर 150 पर आ गया। सूचकांक में भारत की पोजीशन टोटल 8 सूचकांक गिरी है, लेकिन भारत सरकार को अब इन आंकड़ों को गलत साबित करना होगा। ये ऑप्शन है, चूंकि ऐसा ही पहले भी एक बार हुआ 1990 के दशक में, जब जम्मू एंड कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मामला उठा था। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता ली। वाजपेयी को यूएन में भेजा था प्रतिनिधि दल का नेता बनाकर और अब मोदी सरकार के सामने कुछ ऐसी ही चुनौती आई है। अब विकल्प ये है कि विपक्ष के साथ कमीशन बनाई जाए और WHO को चुनौती दी जाए, जिससे भारत की छवि एक बार फिर से वैश्विक पटल पर ठीक हो पाए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। आज शाम 6:30 बजे जो पर्यटन विभाग है उसकी समीक्षा बैठक होगी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, इसके अलावा प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, निदेशक रश्मि शर्मा और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर बैठक में विशेष चर्चा होगी। दरअसल बजट घोषणा और क्रियान्वयन की प्रगति, मीडिया प्लान, केंद्र में लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट दिन और लगातार बैठकों के माध्यम से जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री लेते ही रहते हैं। आज पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक, फीडबैक रिव्यू मीटिंग, जहां शाम 6:30 बजे पर्यटन विभाग की रिव्यू मीटिंग होगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, निदेशक रश्मि शर्मा
और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर बैठक में विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा बजट घोषणा, क्रियान्वयन की प्रगति, मीडिया प्लान्स, केंद्र में लंबित प्रस्तावों पर चर्चा होगी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। जरूरी भी हो जाता है क्योंकि बजट घोषणा में जिस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए बड़ी घोषणाएं की गई और कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स भी लाए गए। प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनकी वस्तुस्थिति क्या है, उनकी फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है, इसको लेकर समय दर समय मुख्यमंत्री गहलोत ऐसी समीक्षा मीटिंग्स लेते ही रहते हैं। आज शाम 6:30 बजे पर्यटन विभाग की ये समीक्षा बैठक होगी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, प्रमुख सचिव गायत्री राठौर, निदेशक रश्मि शर्मा और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर भी विशेष चर्चा इस बैठक में प्रस्तावित है। इसके अलावा बजट घोषणा, क्रियान्वयन की प्रगति, मीडिया के क्या प्लान होने चाहिए, आने वाले दिनों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में लंबित प्रस्ताव किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन पर भी चर्चा होगी। पीपीटी के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। आरपीएससी ने दी अभ्यर्थियों को राहत। जी हां, जन आधार कार्ड के अतिरिक्त एसएसओआईडी से भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और आरपीएससी की आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है। जन आधार और आधार कार्ड में त्रुटि होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोतिये ने बताया कि एसएसओआईडी के माध्यम से भी अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जिन व्यक्तियों ने आवेदन में कुछ गलतियां की हैं, उन्हें एक और मौका देने पर भी विचार किया जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ी पहल उन युवाओं के लिए, उन नौजवानों के लिए जो प्रदेश में भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जन आधार, आधार कार्ड से अतिरिक्त अब एसएसओआईडी से भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। चूंकि आरपीएससी के आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है। जन आधार और आधार कार्ड में त्रुटि होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोतिये ने बताया कि एसएसओआईडी के माध्यम से भी अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के आवेदन में कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हुई हैं, उन्हें एक और मौका दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ध्यान आकर्षित किया। चारे की समस्या पर सरकार का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। कहा, चारे की समस्या को लेकर हाहाकार मचा है। यूपी, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी से पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ राजस्थान में पनप चुका है चारा माफिया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अन्य स्थानों पर चारे को रोक लिया गया है। चारे का स्टोर किया जा रहा है, ये भी उन्होंने अपने ध्यान आकर्षण में कहा। चारा माफिया चारे का स्टोर कर रहा है और सरकार बेपरवाह है। गौशालाओं तक की चिंता नहीं है सरकार को, ये भी उन्होंने कहा। इसके आगे कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से चारा डिपो खोले जाने की आवश्यकता है। हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर ये चारा डिपो खुले, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन है। और इसी वक्तव्यों के माध्यम से उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। चारे की समस्या को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ध्यान आकर्षित किया। क्या कुछ कहा, आपको एक बार फिर से बताते हैं। चारे की समस्या पर सरकार का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। कहा कि चारे की समस्या को लेकर हाहाकार मचा है। यूपी, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी से पाबंदी की है। दूसरी ओर राजस्थान में चारा माफिया पनप चुका है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अन्य स्थानों पर चारे को रोक लिया है। चारे का स्टोर भी किया जा रहा है और चारा माफिया भी चारे का स्टोर बदस्तूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेपरवाह है। ऐसे में सरकार को अब चाहिए कि तुरंत प्रभाव से चारा डिपो खोले जाए। हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर ये चारा डिपो खुले, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन। 20 मिनट में सुलझा 21 साल पुराना विवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया बड़ा दिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड को सौंपा अलकनंदा होटल। जी हां, यूपी उत्तराखंड बंटवारे के बाद से ही इस होटल को लेकर के विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद पहुंच गया था। लेकिन 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा सरकार आने के बाद सकारात्मक कदम बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के जरिए विवाद हल को प्राथमिकता दी। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर चुके हैं। रावत ने होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपने का आग्रह भी उनसे किया था और अब विवाद को खत्म करते हुए योगी ने पुष्कर सिंह धामी को अलकनंदा होटल की चाबियां सौंप दी हैं। इसके बदले में उत्तराखंड सरकार ने उपलब्ध करवाया है होटल भागीरथी के लिए जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 43.27 करोड़ की लागत से होटल भागीरथी को बनवाया।
जहां हर की पौड़ी के पास गंगा नहर के किनारे अलकनंदा होटल भी स्थित है। दरअसल 1964 में यूपी पर्यटन निगम के द्वारा अलकनंदा होटल को बनवाया गया। 2000 में बंटवारे के बाद यूपी सरकार ने होटल छोड़ने से इनकार किया था। मुख्यमंत्री योगी ने ट्रिपल इंजन सरकार को विवाद सुलझाने का क्रेडिट दिया। तो एक तरीके से एक बड़ा विवाद कुछ ही घंटों में सुलझ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बड़ा दिल दिखाया और अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। दरअसल ये 20 मिनट में सुलझा है 21 साल पुराना विवाद। मुख्यमंत्री योगी ने यहां पर उदारता दिखाते हुए अलकनंदा होटल के साथ जो विवाद था यूपी और उत्तराखंड का, उसको सुलझा दिया है। आपको बता दें कि विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन 2017 में दोनों राज्यों में भाजपा सरकार आने के बाद में सकारात्मक कदम बढ़ाए गए।